नरेंद्रनगर में G20 की बैठक शुरू। 64 देशों के मेहमान एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप कर रहे मंथन। विदेशी मेहमानों के साथ रात्रि भोज करेंगे सीएम धामी। पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। 28 से देहरादून दिल्ली के बीच शुरू होगा परिचालन। देहरादून में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम धामी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा डिक्लेयर। सुबह 11 बजे रामनगर के बोर्ड कार्यालय से जारी होंगे परीक्षा परिणाम। प्रदेश भर के 2,59,439 विद्यार्थियों ने दी बोर्ड परीक्षा। ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर मैदानों तक बदला मौसम का मिजाज। हवाओं के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नरेंद्रनगर की खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में G20 की दूसरी बैठक शुरू। बैठक में एंटी करप्शन पर चर्चा हो रही है। 20 देशों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा, ये उनका बयान सामने आया है। तो नरेंद्रनगर से खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में G20 की दूसरी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में एंटी करप्शन पर चर्चा हो रही है। 20 देशों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा। इसके पहले हमने देखा रामनगर में G20 की पहली बैठक हुई थी और अब G20 की दूसरी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में एंटी करप्शन पर चर्चा हो रही है। 20 देशों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा। तो उत्तराखंड के लिए ये बड़ी उपलब्धि कि G20 की बैठक उत्तराखंड में हो रही है। इससे पहले रामनगर में पहली बैठक हुई थी और अब दूसरी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में एंटी करप्शन पर चर्चा हो रही है। 20 देशों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विनय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, बैठक शुरू हो गई है G20 की, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो ये G20 की बैठक होनी है, ये एंटी करप्शन ग्रुप की एक बैठक है जिसमें 20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ इसमें जो चर्चा की गई है वो ये है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार पर जो है रोक लगाई जा सके। अलग अलग जो देश है, देशों के जो यहाँ पर सदस्य जो पहुंचे हैं वो उन्होंने भी यहाँ पर जो है आपस में चर्चा करेंगे कि अपने देश में जाकर के जो लोग उनके देश से बाहर गए हैं उनको किस तरीके से जो है वापसी करा सकें। इन तमाम सारी चीजों को लेकर के जो है यहाँ पर मंथन किया गया है। जी बिल्कुल। और विनय, कब तक बैठक चलेगी, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए G20 की जो बैठक है ये आज से यानी कि 25 मई से शुरू हुई है और ये 3 दिन जो है चलने वाली है। इस बैठक में जो है सभी प्रतिनिधि जो है अपने अपने यहाँ पर विचार मंथन करेंगे और किस तरीके से जो है ये इसको भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए देशों में, अलग अलग जगहों पे, तो उसको लेकर भी जो है यहाँ पर लगातार मंथन किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विनय। तो उत्तराखंड में G20 की दूसरी बैठक शुरू हो गई है। तमाम डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए हैं। बैठक में एंटी करप्शन पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ये जानकारी दी है। 20 देशों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ये जानकारी दी है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा। इसके पहले उत्तराखंड में आपको बता दें कि रामनगर में G20 की पहली बैठक हुई थी और अब दूसरी बैठक नरेंद्रनगर में शुरू हो गई है। 20 देशों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ा जाएगा। तो नरेंद्रनगर से ये खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में G20 की दूसरी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में एंटी करप्शन पर चर्चा हो रही है। 20 देशों के डेलीगेट्स इसमें शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी कि भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा। ये कोशिश की है कि जो इश्यूज आएंगे, जो पहले आए होंगे, इसके बाद एक कॉमन कोई चीज निकलेगी। जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि मंथन के बाद जो क्रीम निकलेगा वो सारे विश्व के लिए एक पाथेय होगा। इतना मुझे कहना है, और कुछ कहना है तो मैं और चीज बताता हूं। वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। 218 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता वाले G20 में जो वहां पर इवेंट हुआ था, तो वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8-9 बिंदुओं पर चर्चा की थी। एक किस्म से ये मानिए कि वो चर्चा आज आगे बढ़ रही है, उसे धीरे धीरे रफ्तार मिल रही है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा था भगोड़ों के आर्थिक गुनाहों और असेट रिकवरी के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए, कोई हो चाहे कहीं के भी हों। तो उस पर आज हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जो G20 सेकंड मीटिंग आज यहां हो रही है, ये लगातार होते रहेंगी। अब ये एजेंडा में हो गया, बाहर नहीं जा सकता है। जब भी G20 होंगे हमारे आगे भी, तो इस पॉइंट को लगातार आगे बढ़ाया ही जाएगा। ये आज देश इस पर एक हो गया। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर का, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिलने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें आपको, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और कम समय में ये रेल यात्रियों को दिल्ली पहुंचाएगी। ऐसे में ये बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों के लिए, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि उत्तराखंड को भी ये सौगात मिले, और आज ये बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, उत्तराखंड वासियों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्या जानकारी है? जी, ये बता दूं कि उत्तराखंड वासियों को बड़े लंबे अंतराल के बाद अब एक फास्ट ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। ये ट्रेन जो है देहरादून से चल करके आनंद विहार पहुंचेगी। हफ्ते में इसके जो है 6 दिन तय किए गए हैं, जबकि बुधवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी। तो अभी फिलहाल जो है इसका जो है विधिवत शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय देहरादून रेलवे स्टेशन में तमाम नेतागण मौजूद हैं, पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इसके अलावा राज्यपाल जी भी अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा, माला राजलक्ष्मी, टीडी सांसद, तमाम ऐसे नेता मौजूद हैं जो इस पल का जो है साक्षी बनेंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन जो है 5 स्टेशन पार करेगी आनंद विहार तक, और इसमें जो है अत्याधुनिक जो है सुविधाओं से सुसज्जित ये ट्रेन है। और इसमें जो है इसकी विशेषता ये है कि
अभी तक जो निर्भरता रहती थी यहाँ पर उत्तराखंड वासियों की, वो रहती थी शताब्दी एक्सप्रेस में। शताब्दी एक्सप्रेस पहली पसंद थी, लेकिन अब फिलहाल जो है वंदे भारत ये जो एक्सप्रेस है ट्रेन, ये पहली पसंद बन गई है, क्योंकि ये इसकी जो दूरी है ये 1 घंटा पहले जो है शताब्दी से पहले पहुंचा देगी ये दिल्ली। जी मैम। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात आज उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क में सांकेतिक उपवास रखा। हरीश रावत का कहना है कि अतिक्रमण हटवाने के नाम पर सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। भाजपा अतिक्रमण के नाम पर भय का वातावरण बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को अतिक्रमण हटाना है तो उसकी एक नीति बनानी चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही जंगलों के अधिकार मिले हुए हैं उनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ पूजा के स्थल ऐसे हैं जो बरसों पुराने हैं, लेकिन सरकार लोगों से बातचीत करने की बजाय सीधे बुलडोजर चला रही है। तथा कथित अतिक्रमणों के नाम से जो लोग आज़ादी से पहले भी बसे हुए हैं वनों में या दूसरे स्थानों पर, जो लोग खाम भूमि में बसे हुए हैं, जो लोग सरकारी और दूसरे तरीके की भूमियों में बसे हुए हैं, चाहे वो राज्य बनने के पहले से बसे हुए हों, उन सब लोगों को आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनको हटाने के लिए जो है बल प्रयोग किया जा रहा है। आतंक, एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि यदि आपने अतिक्रमण हटाना है तो उसकी पॉलिसी बनाइए ना। जो आज़ादी से पहले से बसे हुए हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाइए। जिन लोगों को पहले से हमारे जंगलों में कुछ अधिकार मिले हुए हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीर्थ नगरी हरिद्वार के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने हरिपुर कला में हरि सेवा आश्रम के वार्षिक उत्सव में चल रही भागवत कथा का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम में मौजूद साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने 20 की मेजबानी और वंदे भारत ट्रेन की सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मई को प्रारंभ होने जा रही है, यानी कि आज इसकी सौगात मिलने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार चाहे ऑल वेदर 4 धाम रोडें हों, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, एम्स का संचालन हो, दूसरे एम्स का सेंटर खुलना हो या स्मार्ट सिटी के कार्य हों, सभी पर तेजी से निर्णय किए गए हैं, उनको स्वीकृति प्रदान की गई है। और इन 9 सालों में उत्तराखंड के लिए 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृत की हैं। उसी क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस कल से यहाँ से प्रारंभ हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस गाड़ी को झंडी दिखाएंगे और वो गाड़ी चलेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इससे उनके आने जाने में, आवागमन में, उत्तराखंड आने वाले देश भर के, दुनिया भर के लोगों को सहूलियत होगी, आसानी होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में स्थित पालना का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सचिवालय के कार्मिकों के बच्चों के लिए पालना पहले से चल रहा था, अब इसको नए ढंग से शुरू किया गया है ताकि बच्चों का रुझान खेल कूद और पढ़ाई में ज्यादा हो सके। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर देहरादून में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जन संवाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति विभिन्न संगठनों के साथ संवाद करेगी। वहीं इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब वे दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उनका सबसे पहला फैसला यही था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित की जाए। यूसीसी के लिए गठित कमेटी लगातार इस दिशा में काम कर रही है और 30 जून तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम
पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। आगे बढ़ेंगे। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की। अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम को बताया कि उन्होंने मंगलवार को केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण से जुड़े बेहतर काम किए जा रहे हैं। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए कई सुविधाएं दी हैं। उत्तराखंड को एक बड़े डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी नतीजे के सामने आने के बाद उत्तराखंड के कई घरों में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के कई बच्चों ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। इस लिस्ट में हल्द्वानी निवासी दीक्षिता जोशी का नाम भी शामिल है। पीली कोठी की रहने वाली दीक्षिता जोशी ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 98वीं रैंक हासिल की है। दीक्षिता की माता दीपा जोशी पहाड़ पानी के खीमराम आर्य राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी विषय की प्रवक्ता हैं और पिता IK पांडे नैनीताल BD पांडे अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हैं। दीक्षिता की कामयाबी के बाद हल्द्वानी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में उन्हें बधाई मिल रही है। उन्हें बधाई देने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी उनके घर पहुंचे। कि मेहनत तो हम सभी करते हैं और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में थोड़ा लक का भी आपका साथ रहना होता है। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स काम कर गई बहुत लोगों की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की और जितने भी वेल विशर्स थे उनकी बहुत ब्लेसिंग्स काम कर गई, क्योंकि इससे पहले मेरे पहला स्टेज ही नहीं हो रहा था और ये पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया और दोनों क्लियर हो गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डिवाइन फोर्स काम कर गया मेरे लिए। यहाँ पर हमने बचपन से अपने बच्चों को मामा मामी के पास रख दिया था। 6th क्लास से ये मामा मामी के पास रहे। छोटा बच्चा मेरा 3rd क्लास में था, तब से मामा मामी ने पाले बच्चे। उन्हीं के सहयोग में, उन्हीं के सानिध्य में रहे हैं। ये मतलब इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। और हमारा ये था कि हम छुट्टी में और कभी सैटरडे ऐसे देखने आते थे, लेकिन पूरा सपोर्ट रहता था। मेरे जितने भी इष्ट मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, सबकी जो है सद्भावनाएं मेरे साथ रही और मेरी बिटिया ने जो कठिन मेहनत करी उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ और हमें जो है बहुत जो है खुशियाँ इससे मिली हैं कि इसके लिए कोई हमारे पास दूसरा शब्द नहीं है। और बिटिया ने हमको वो शब्द दे दिया जो इस संसार में मिलता है एक माँ बाप को। बहुत ही खुशी की बात है आपका सिलेक्शन जो हुआ है। उसमें अच्छी बात मुझे जो ये लगी कि आपकी प्रिपरेशन आपने पूरी तरह से हल्द्वानी से इसी घर में रह के की है और जो मटेरियल अवेलेबल है चाहे इंटरनेट पे हो या अदरवाइज हो उसके लेके तैयारी की है। अब बहुत अच्छी सीख है हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो छोटे टाउन्स में रहते हैं वहाँ से तैयारी करते हैं या उनका परसेप्शन होता है कि बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा या कोचिंग करनी ही पड़ेगी। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेल्फ स्टडी से, मेहनत से हम किस प्रकार सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली ढीक झील क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। डीएम भंडारी ने निरीक्षण के दौरान बोट संचालकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को जाना और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने झील के सौंदर्यीकरण के लिए 19 लाख रुपए की धनराशि जारी की। डीएम भंडारी ने कहा कि झील में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा पर्यटकों के लिए साइकिलिंग ट्रैक, टिकट काउंटर और शौचालय का निर्माण भी कराया जाएगा। डीएम ने कहा कि झील में जार्मिंग की भी परमिशन दे दी गई है। साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा के लिए झील क्षेत्र में जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। झील क्षेत्र को इको टूरिज्म साइट के तौर पर विकसित किया जाएगा। हमने 19 लाख दिए हैं अनटाइड फंड से। इसमें यहाँ पे जेटी और टिकट काउंटर और यहाँ पे CCTV कैमरे जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे। और हम चाह रहे हैं कि इस पे एक ब्रिज लगा के जो नाव लैंड है उधर, ताकि क्रॉस कर सके और एक साइकिलिंग ट्रैक बन सके।
ताकि जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं वो साइकिल भी कर सके इधर और पूरे दोनों तरफ। तो उसका भी प्लानिंग किया जा रहा है और कोशिश किया जाएगा कि इसको इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप हो। और फ्यूचर अभी हम सुलभ शौचालय भी यहाँ पे प्लान करेंगे और एक क्योंकि ये यहाँ पे पर्यटक धीरे धीरे बढ़ेंगे और यहाँ पे जॉर्बिंग की भी परमिशन दे दी गई है, जॉर्बिंग बॉल भी आएगी, ऐसे ही फ्यूचर में जिप लाइन भी आ सकती है। तो इसकी संभावना को देते हुए यहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल का डाउन द ईयर 10-20 ईयर्स में जो बढ़ेगा उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। धाम में हर रोज 20,000 से अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से पहले महीने से ही यात्रियों का आंकड़ा 4 लाख पार हो गया है। खराब मौसम के बावजूद यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने धाम में तीर्थयात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। तीर्थयात्री भी प्रशासन का आभार व्यक्त कर रहे हैं। बद्रीनाथ मैं जयपुर से हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 4 धाम है और यहाँ की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। लाइन एकदम प्रॉपर लाइन में सब जा रहे हैं। शादी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, स्नान के लिए अच्छी व्यवस्था है। मतलब कुल मिला के सब बहुत ही परफेक्ट है। मतलब जिस तरीके से धाम होता है उसी तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। चारों धाम प्रमुख जो चारों धाम है उनमें से ये दूसरा धाम है। बहुत ही इच्छा था केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए। वहाँ पर तो बहुत उड़ीसा में अब सूरज आग उगल रहा है, लेकिन यहाँ पे बर्फ गिर रही है। ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही निराला एक्सपीरियंस। और व्यवस्था बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का सुविधा बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक्स, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था बहुत अच्छी है। जसपुर में आंधी और तूफान ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। तेज हवा से आम की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार आम का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा, लेकिन आंधी आम के कारण आम पकने से पहले ही झड़ गए, जिस कारण अब मुनाफा कमाना तो दूर लागत वसूलने का संकट भी खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि लाखों लगाने के बावजूद भी फसल को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है और इस बाग से कम हमारा अभी तो ये पहली आंधी आई है तो इतना नुकसान है। अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना नुकसान और हो सकता है हमारा। इसमें कम से कम समथिंग 80% था, 80% और 20% गिर चुका है। इस टाइम गिर चुका मतलब 60% बचा है। अभी पहली आंधी है तो 60 बचा है। अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना और गिरेगा। इसलिए हमारी सरकार से यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों पर ध्यान दें। जिला ऊधम सिंह नगर के खटीमा में इन दिनों भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं, जिनसे परेशान होकर कुछ ग्रामीणों और पेटिशनर ने उप जिला अधिकारी को भूमाफिया के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बता दें कि माफियाओं ने पूर्वांचल समाज के व्यक्ति की जमीन को डरा धमकाकर अपने नाम करा लिया था और जमीन के बदले फर्जी चेक पकड़ा दिया। भूमाफियाओं के सदस्य अमित राणा से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो उसने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया। ग्राम सभा मुकला में जो मेरे पिताजी ने उन्होंने सन 1977 में जरी तरी नाम से खरीदी थी और उस पर तब से हम खेतीबाड़ी करते हुए आए हैं। 1.5 साल के आसपास हो गए। कोई मंत्री जी हैं राज सोनकर जी, वो मेरे पास आए कि मंगल जी आप जमीन बेचेंगे क्या? तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बेच पाऊँगा। खेत के असल मालिक से मिलके उसको अपने बंदे के नाम रजिस्ट्री कराई है और उसका दाखिल खारिज भी करा लिया है। जब दाखिल खारिज हो गई उसके बाद मेरे को पता लगा, मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा कि चलो ठीक है, अगर कोई माध्यम निकलेगा बेचने का तो देख लूँगा मैं। उन्होंने शायद कुछ पैसे भी दिए मेरे को, लेकिन अब वो जब मेरी फाइनल की डेट मैंने पैसे उठा के किसी ज़मीन वाले को दे दी जहाँ पर ज़मीन ली है, अब वो पैसे देने से मुझे मना कर रहे हैं। बोले कि ये ज़मीन हमारे नाम हो गई है। एक थारू लैंड थी जिसको मंगल कुमार ने सन 1977 में ट्रूथ स्टाम्प अपने पास खरीद लिया था, लेकिन उसकी हाल में ही विरासत में दर्ज हो गई है क्योंकि वह नॉर्मल प्रोसीजर है कि किसी जो खाताधारक है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी विरासत में चढ़ जाती है। फिर उसके बाद उस विरासत में दर्ज होने के बाद जो व्यक्ति के जिसमें नाम में विरासत में दर्ज हुई थी उसने किसी अन्य थारू को वो ज़मीन विक्रय कर दी और उसकी मालूमात भी करवा ली गई। उसका कहना है कि मेरा यहाँ पर कब्जा है और मुझे 38 लाख का चेक इन्होंने किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया और जब वो बैंक में गया तो उस अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, तो उसे एक तरह से ठग लिया गया। उसी समस्या को लेकर मेरे पास आए थे तो हमने उनको कहा कि इसमें जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।